तो अभी आप जो है ना, ये वाला चैप्टर है आपके कार्बन वाला, कार्बन और उसके प्रमुख यौगिक। तो इसमें आप एक तो ये 4 एग्जाम्पल बिंदु संरचना याद कर लेना, एक हाइड्रोजन की, एक ऑक्सीजन की, एक नाइट्रोजन की और एक CH4 की। ये चारों बिंदु संरचना में से 2 बिंदु संरचना एग्जामिनर आपको देगा। अब मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं कैसे बनानी है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच एक बंद होता है, बस और कुछ याद नहीं करना। एक बंद होता है और एक बंद में 2 बिंदु संरचना आती है, 2 डॉट आते हैं। कितने डॉट आते हैं? 2। तो यहां पर कर देना 2 डॉट, फिर ऐसे गोले बना देना। देखो नहीं समझ में आता, देख लेना एक बार और। क्लियर है? इसी के साथ साथ में एक और आएगी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड कौन सा होता है? डबल बॉन्ड होता है। तो सीधी सी बात है, कितने बिंदु? 4 बिंदु। कितने बिंदु? 4। 1 2 3 4, बाकी के 4 इसके पास में रख लेना। 1 2 3 4, समझ रहे? 8 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 8। देखो हो गए 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप बोलोगे सर हाइड्रोजन में नहीं हुए, तो हाइड्रोजन मतलब 2 8 18 वाले स्थायी होते हैं। 2 8 18 और 32। हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 2 हो गए। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आया? केवल ये संरचना बढ़ाने से नंबर मिल जाएंगे आप। अब बात करते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच होता है ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? ये सब सहसंयोजक बंध है। कौन से बंध है? जिसमें समान मात्रा में इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए, इसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। कौन सा बंध? सहसंयोजक। अब सीधी सी बात है, 3 कर रहा है तो 1 2 3 4 5 6, सही है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3 में कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। और बाकी के इसके पास कितने बचेंगे? 2। हो गए 6 8 8। बस ऐसा करना है, बना लोगे ना संरचना। अब बात कर रहे हैं मेथेन। मेथेन मतलब कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। कितने? और एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। कितने इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो सीधा सा अपन यहां पर लिखेंगे हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन, इस वाले हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन, नीचे वाला हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन, इधर वाला हाइड्रोजन 2। हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। और इस कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 4 6 8। एक बीच में गोला बन गया। ये बिंदु संरचना है, अच्छे से पढ़ के और रट के जाना। क्लियर है? आ गया समझ में? मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, आएगा एग्जामिनर पूछेगा। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब अपन को ये वाले टॉपिक उतार लिए, उतारना है क्या? तुम्हारा नोट्स में तो है ही। मैं तो कह रहा हूं ये चीज इंपोर्टेंट है और ऐसे करनी है। अब नोट्स बना रखे हैं तो अच्छी बात है, रिपीट कर लो। और नोट्स नहीं बना रखे हैं तो फिर उतार लो कि सर हमारे पास नोट्स ही नहीं है, 20 तारीख को बोली एग्जाम है पर नोट्स नहीं है गुर्दे, हम तो किताब से पढ़ते हैं। तो बोलिए टीप लो, उतार लो। उतार लिया? देखो अभी भी हाँ कर रहे हैं, इसका मतलब नोट्स नहीं है ठोटड़ों के पास। आगे बढ़ते हैं, हटा दो ये। अब देखो ध्यान से, एक और पॉइंट है, संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। याद है? उसे संतृप्त असंतृप्त याद कर लेना। संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन आपस में जोड़ते हैं तो हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। संतृप्त असंतृप्त याद कर लेना। संतृप्त किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में एक बंध होता है, उसे क्या कहते हैं? संतृप्त, सेचुरेटेड। संतृप्त याद कर लेना। संतृप्त कार्बन किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच एक बंध होता है। और एक आता असंतृप्त, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच 2 बंध होते हैं। एक और आता है असंतृप्त, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच 3 बंध होते हैं। जब कार्बन कार्बन के बीच एक बंध होता है तो उसे संतृप्त कार्बन कहते हैं। 2 बंध होते हैं तो असंतृप्त कार्बन कहते हैं, और 3 बंध होते हैं तो भी असंतृप्त कार्बन कहते हैं। जब एक बंध होता है तो उसे कहते हैं एल्केन। बोलते क्या है? एल्केन। इसे बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं? और इसे बोलते हैं एल्काइन। याद कर लेना भाई सभी, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। क्लियर है? एक एक आईयूपीएसी नाम बता रहा हूं मैं बस। कार्बन और कार्बन, 2 कार्बन एक बंध में जुड़े हुए हैं। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। कार्बन 4 बंध बना सकता है। कितने बंध? अभी एक बंध बनाया, बाकी कितने बचे? 3। तो 1 2 3। समझ में आया? यहाँ हाइड्रोजन लगेंगे। क्या लगेंगे? यहाँ
और इधर भी 3 हाइड्रोजन। तो फॉर्मूला बना क्या, CH3 इसका आईयूपीसी नाम बताओ, क्या बताओ, आईयूपीसी नोमेनक्लेचर पूछ सकता है एग्जामिनर। तो बताओ इसका आईयूपीसी नाम होगा क्या, 2 कार्बन, याद कर लेना, नहीं याद है तो ये याद कर लेना, मैथ, 1 कार्बन होता है तो मैथ, 2 कार्बन होते हैं तो एथ, 3 कार्बन होते हैं तो प्रोप, 4 कार्बन होते हैं तो ब्यूट, 5 कार्बन होते हैं तो पेंट, 6 कार्बन होते हैं तो हेक्स, 7 कार्बन होते हैं तो हेप्ट, 8 कार्बन होते हैं तो ऑक्ट, 9 कार्बन होते हैं तो नॉन, और 10 कार्बन होते हैं तो डेक का प्रयोग किया जाता है। अभी कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए एथ और पीछे जोड़ दो एन, तो एथ प्लस एन इज इक्वल टू, इसका यूपीसी नाम क्या हो गया, एथेन। उसी तरीके से इसका यूपीसी नामकरण भी आप कर सकते हो, कितने कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, कौन सा वर्ड जोड़ना है, इन जोड़ना है, तो यहां 2 हाइड्रोजन आएंगे, कितने आएंगे, 2, यहां पर भी कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2 हाइड्रोजन आएंगे। इसका नाम क्या होगा, एथ प्लस इन, एथ प्लस इन इज इक्वल टू एथीन। आ गया समझ में। इसी तरीके से कार्बन कार्बन के बीच 3 बंद हो तो 1 हाइड्रोजन आएगा, कितना हाइड्रोजन आएगा, 1, इसका नाम क्या होगा, पीछे क्या जोड़ना, आयन, एथ प्लस आयन इज इक्वल टू एथाइन। आ गया समझ में। ये वाले हैं आईयूपीसी नोमेनक्लेचर, बहुत जनरल नोमेनक्लेचर। एक और आपके इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लेना, अगर कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ रहता है, कितने कार्बन, 2 कार्बन के साथ, यहां हाइड्रोजन कितने आएंगे, 3 आएंगे, 4 बंद बना सकता है, 1 बना हुआ है, 3 और बनाएगा, ये भी 4 बंद बना सकता है, 2 बने हुए हैं, 2 बने हुए, तो कितने आएंगे, 2 आएंगे। इसका यूपीसी नाम बताओ, इसमें ओल लगेगा, कौन सा वर्ड लगेगा, याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ओल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन ओल। ये बस छोटे मोटे यूपीसी फोकस करने, इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल नहीं आएंगे आप। अगर ये 3 4 5 एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं तो अब आप यहां हो सकता है कार्बन की संख्या बढ़ा दे, यहां पर कार्बन की संख्या बढ़ा दे, हो सकता है यहां पर कार्बन की संख्या बढ़ा दे, वरना कॉन्सेप्ट तो वो का वही रहेगा। क्लियर है। इसके बाद में आता है कार्बन के अपरूप। कौन सा टॉपिक आता है, किसे कहते हैं कार्बन के अपरूप, पहले तो ये बताओ अपरूप किसे कहते हैं, जिसके अणुसूत्र यानी जो होता एक समान, एक ही तत्व के बने हुए पर उनके रूप अलग अलग होते हैं, भौतिक रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अपर रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा है सभी के, अपर रूप। जैसे एक ही माता पिता के 3 पुत्र हैं तो वो दोनों तीनों एक दूसरे के क्या है, अपर रूप है। पहले के गुण अलग होंगे, दूसरे के अलग होंगे, तीसरे के अलग होंगे, हो सकता है माता और पिता के भी गुणधर्म अलग अलग हो। समझ में आ रहा है सभी के, तो उसे क्या कहते हैं, अपर रूप। अपरूप 3 प्रकार के होते हैं। कार्बन के अपरूप कितने प्रकार के, याद कर लेना, इंपोर्टेंट है। पहला है आपका डायमंड, क्या है, दूसरा कौन सा है, ग्रेफाइट, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और तीसरा कौन सा है, फुलरीन, क्या है, फुलरीन। हीरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टिकल इन द अर्थ, अर्थ में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टिकल कौन सा है, हीरा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, तो बोलते हैं सहसंयोजक बंध। कौन सा बंध होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आ गया, सहसंयोजक बंध। तीसरा, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में जो बंध की लंबाई होती है वो कितनी होती है, 1.54 अंगस्ट्रोम के बराबर होती है। समझ में आया, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। क्लियर है। इसमें हीरे की आकृति कैसी होती है, तो बोलते हैं चतुष्फल की आकृति होती है। कैसी होती है, चतुष्फल की। 4 पॉइंट है, अच्छे से रट लेना, प्रश्न आएगा एग्जामिनर पूछेगा। कार्बन और कार्बन के बीच संकरण कौन सा होता है, तो sp3। कार्बन और कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, तो बोलना सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाता है, कितने सारे पॉइंट हो गए। अब बात करते हैं किसकी, ग्रेफाइट की। सॉफ्ट होता है ये, क्या होता है, सॉफ्ट होता है। बॉन्ड कौन सा होता है, सेम बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। बढ़िया आया, जोरदार। कितने नंबर आ रहे हैं,
तो मैं तो बोल रहा था, तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते, तूने तो किया है। नंबर कितने आ रहे हैं? मैं 2 मिनट आ रहा हूं, वीडियो चल रहा है ना। ये रहा कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। 2 मिनट वीडियो चल रहा है। 2 मिनट रुक जाओ बस। कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है? इसमें कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड एंगल होता है कोई 1.54। आकृति कैसी होती? लेयर, परतनुमा आकृति होती। कैसी आकृति होती है? लेयर, परतनुमा आकृति होती। परतनुमा होती है ना, ग्रेफाइट देखा, पेंसिल हाथ में भी आ जाती, आती परतनुमा आकृति होती। पहली परत आपकी पेज के ऊपर चढ़ी, फिर दूसरी परत चढ़ी, तीसरी परत चढ़ी, परतदार आकृति होती। कैसी होती है? परतदार। ठीक है। संकरण कौन सा होता है भाई? आप बोलना sp2। और बॉन्ड कौन सा पाया जाता है? डबल बॉन्ड पाया जाता है। याद कर लेना भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। क्लियर है? हमें क्या है कि ब्रह्मांड का ज्ञान आता है, पर हीरा और ग्रेफाइट में क्या अंतर है वो नहीं आता। और ये एग्जामिनर ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं छोटे छोटे। क्लियर है? अब बात करते हैं फुलरेन। फुलरेन कैसा होता है? हार्ड पार्टिकल होता है। कैसा होता है? पर इतना भी हार्ड नहीं होता जितना हीरा होता है, पर इससे हार्ड होता है। किससे? ये तो मैंने भी नहीं देखा आज तक फुलरेन को, वास्तविकता बताऊं, पर होता भी है। मैंने ग्रेफाइट को छुआ। हीरा, हीरे अभी यूं नहीं, हीरा महंगा होता है करोड़ों का, खूब सारे हीरे, समझ ना? हीरा सबकी वैल्यूएबल नहीं होता, सब हीरा वैल्यूएबल नहीं होता। मैंने माइंस में देखा हुआ, हीरा कटिंग का काम करता है। किसका काम करता है? हीरा। हाँ, इस पॉइंट को लिखना भूल गया। हीरा चट्टानों को काटने का काम करता है। किसका काम करता है? क्यों? क्योंकि सबसे हार्ड होता है, टूटता नहीं है। फिर चट्टानों में छेद करने होते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? हीरे का प्रयोग करते हैं। अब आप बोलो करोड़ों का हीरे से चट्टान काटेंगे? नहीं काटेंगे। हीरे अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब एक ऐसा हीरा होता है जो आभूषण का काम करता है। आभूषण मतलब बहुत सारे व्यक्ति हो गए, बहुत सारी महिला होगी, वो हीरे का प्रयोग करती हैं, है ना? कोई अंगूठी बनाता है, कोई क्या करता है, वो वैल्यूएबल होते हैं। समझ में आ रहा? तो अलग अलग प्रकार के हीरे होते हैं। अगली बातचीत अपन कर, इसका नाम है बकमिस्टर फुलरेन। एक आर्किटेक्ट था, आर्किटेक्ट, उसने फुलरेन का निर्माण किया था। किसका? फुलरेन का। उसका नाम क्या? बकमिस्टर फुलरेन। तो उसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया फुलरेन। इसमें कितने कार्बन? इसकी आकृति कैसी होती है? तो आप याद कर लेना, फुटबॉल जैसी आकृति होती। कैसी आकृति होती? फुटबॉल होती कि नहीं होती? वैसी आकृति होती। लगभग कितने कार्बन जुड़े रहते हैं? 60 कार्बन है बहु, 60 कार्बन से ऊपर आपस में जुड़े रहते हैं। बस इतना सा पॉइंट याद करना, ज्यादा कुछ भी नहीं। क्लियर है? आ गया समझ में? अब आपको पढ़ना कार्बन की अभिक्रियाएं। किसकी अभिक्रिया? कार्बन की अभिक्रिया में 4 अभिक्रिया, सब फर्जी रिएक्शन, कोई लेना है देना। पहली दहन अभिक्रिया, C+O2 = CO2। इसी को तो कहते हैं दहन भाई। कार्बन यानी कार्बन। अब आप बोलोगे सर कौन सा कार्बन ले? कार्बन हम सब में उपस्थित है। आपने अगर कोई प्लास्टिक की पॉलीथीन ले रखी है, उसमें भी कार्बन है। आप ये जो बैग लेके आए स्कूल में, इसमें भी कार्बन है। आप जिस कॉपी से लिख रहे हैं उसमें भी कार्बन है। आप जिस पेन को चला रहे हो उसमें भी कार्बन है। मोरल ऑफ द स्टोरी, सब में कार्बन होता है। जिसमें जलाने पर काला धुआं निकलता है, वो काला धुआं किसका होता है? कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी ऑक्साइड? तो अपन कार्बन को जलाएंगे, कार्बन को जलाएंगे, कौन सा धुआं निकलेगा? काला, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहली अभिक्रिया दहन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? एक और अभिक्रिया तुम्हारा संकलन अभिक्रिया है, सिलेबस में होगी संकलन। 4 अभिक्रिया दे रखी होंगी 10th वालों को, दे रखी है। संकलन अभिक्रिया, संकलन का मतलब जोड़ना। जोड़ना कैसे, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं, देखना ध्यान से। कार्बन कार्बन के बीच कितने बंद है? इसे बोलते हैं एल्कीन। बोलते हैं एल्कीन। अगर मैं इसके अंदर 2 हाइड्रोजन और जोड़ दूं, 2 हाइड्रोजन जोड़ दूं, तो किसके अंदर बदल जाएगा? ये किसमें बदल जाएगा? एल्केन में नहीं बदल जाएगा, संतृप्त में। तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है? संकलन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? तो कार्बन कौन सी अभिक्रिया प्रेजेंट करते हैं? संकलन अभिक्रिया, जोड़ने वाली अभिक्रिया। एक और होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण मतलब कार्बन ऑक्सीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ज्यादा धुआंधार परफॉर्मेंस नहीं देना। C+O2 = CO2।
क्योंकि कुछ बच्चे कहां जाएंगे, कॉमर्स में भी जाएंगे, कुछ आर्ट्स में भी जाएंगे। आपको लिखना क्या है, C+O2 = हमें ये याद है कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। हमने जोड़ दिया ऑक्सीजन को, C+O2 = समझ में आ गया। और है क्या कोई अभिक्रिया? लास्ट कौन सी है, प्रतिस्थापन फर्जी रिएक्शन। देखो ध्यान से, प्रतिस्थापन में क्या होगा, हमने लिखा जैसे CH4 लिखा, क्या मैंने इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दी, 2Cl के साथ। किसके साथ, हाइड्रोजन जाएगा Cl की जगह और Cl आएगा हाइड्रोजन की जगह। बताओ कौन सी अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है कि नहीं। तो यहां पर आ जाएगा CH3Cl + HCl। बताओ कौन सी अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। समझ में आ गया सभी। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। अब आप बोलोगे एथेनॉल और ये एथेनॉल कोई लेना देना नहीं है, इस पर फोकस नहीं करना, बस फॉर्मूला याद कर लेना। किसका, एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH। समझ में आ गया सभी के। एक आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मिशेल का निर्माण। किसका निर्माण, मिशेल। अब आपको ये मिशेल समझना इंपॉर्टेंट है, देखना ध्यान से। मिशेल का निर्माण वो है ना, एक फूलनुमा आकृति बना रखी है, वो मिशेल की। प्रश्न आएगा मिशेल कब बनता है, जब सफाई प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है, तो मिशेल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, मिशेल का। अब ये कैसे होता है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं फटाफट, देखना ध्यान से सभी स्टूडेंट। मिशेल कैसे बनता है, ये फॉर्मूला है किसका, C17H35COONA। ये फॉर्मूला है सोडियम स्टेरेट, साबुन का। किसका फॉर्मूला है, साबुन का फॉर्मूला है। अब जब साबुन पानी के अंदर जाएगा तब क्या होगा, वो मिशेल है। जब साबुन को किसमें मिलाएंगे, कपड़े के ऊपर लगाएंगे और पानी है उसके ऊपर अपन पानी डालेंगे, फिर होगा क्या, मिशेल बनेगा। कैसे बनेगा देखना, जैसी पानी में डालेंगे वैसी Na तो चला जाएगा अलग। ये वाला भाग होता है जल स्नेही। बहुत इजी है, ध्यान से, मेरी हैंड राइटिंग सही नहीं है, ठोठो देख लेना। जल स्नेही, ये क्या बचपन में मेरी मम्मी ने ध्यान नहीं दिया हैंड राइटिंग पर, रियलिटी बता रहा हूं। इसलिए क्या होता है कि अभी आपके पास समय सुधार करने का। मेरी हैंड राइटिंग बचपन से बिगड़ी हुई क्योंकि ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं मोस्टली किसका यूज करता हूं, प्रोजेक्टर का यूज करता हूं, है ना। इंग्लिश की तो फिर भी थोड़ा बहुत सम्मानित है, पर इसमें अब किस एंगल से स्नेही दिख रहा है मुझे खुद को भी नहीं पता, है ना। जल स्नेही कौन सा भाग है, जल स्नेही। और ये वाला भाग कौन सा है, धीरे लिखता हूं मैं, जल वीरो, बस और ज्यादा नहीं लिख रहा। हमारा हाल तो एक शब्द में भी समस्या चल रही है, वो है आता ध और छ। मैं छ को ध लिख देता हूँ, द को छ लिख देता हूँ। इसीलिए एक ही चीज को कितनी बार बोलता हूँ, 2 से 3 बार बोलता हूँ, जिससे आप स्पष्ट रूप से लिख पाओ। ओके, तो ये कौन सा भाग है, जल विरोधी और जल स्नेही। अब ये क्या होता है ध्यान समझना, ये वाला भाग तो जुड़ेगा जल के साथ, किसके साथ, और ये वाला भाग जुड़ेगा मेल के साथ। मेल मतलब गंदगी के साथ। अब ध्यान से देखना, ये है गंदगी, क्या है, मेल का एक टुकड़ा है, मतलब पॉइंट है, मान लो शाही का या फिर किसी भी मेल का एक कण है जो यहां पर है। अब क्या होगा, 17 कार्बन कैसे, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप बोलोगे सर हम तो समझ रहे हैं कि फूल बनाना है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब ऐसे सब मत गिनने बैठ जाना, यूं मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, वो कौन सा गिनेगा। तुम्हें लग रहा है इतना फ्री है कि कार्बन की संख्या गिनेगा वो, पर आपको पता होना चाहिए ये किससे चिपक गए, ऐसे फूल बना देना। ठीक है, ऐसा बना दिया। उसके बाद देखना ये वाला भाग किससे चिपक गया, ऊपर क्या आएगा, O माइनस वाला भाग किससे चिपक गया, जल से। ये किससे चिपक गया, मेल से। अब होगा क्या, ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये वाला भाग जो है ना, ये जल,
ये भी नाली में बहा दिया जाता है। सही है ना? सफाई प्रक्रिया में होता है क्या? ये दोस्ती बनाता है किसके साथ? जल के साथ। ये दोस्ती बनाता है किसके साथ? और इत्तेफाक से ये सब जने पानी में, नाली में बहा दिए जाएंगे। बचेगा क्या? कपड़ा। इसने नए दोस्त बनाए, किसका साथ छोड़ा? कपड़े का। किसका साथ छोड़ा? इसने सोचा जो ये 17 कार्बन आ रहे हैं, ये मेरा उद्धार कर देंगे। पहले वो किसके ऊपर जमा हुआ था? कपड़े के ऊपर। कपड़े के ऊपर स्थायी था। अब उसने कपड़े का साथ छोड़ा और किसके साथ जुड़ गया? हमने कपड़े को बाहर निकाल दिया। अब बचा कौन मार्केट में? कार्बन, मेल, जल। बाल्टी ली, नाली में डाल दिया। अब सोचो, मेल के कण कहां पड़े हुए हैं? नाली में। और कपड़े कहां सूख रहे हैं? हवा में। कपड़े बोलते हैं और छोड़, बोलो शौक है नया दोस्त बनाओ। तो ये प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? मिशेल का निर्माण। किसका निर्माण? आ गया समझ में? तो अगर प्रश्न आता है तो लिखना, 2 भाग होते हैं, जल स्नेही और जल विरोधी। जल विरोधी भाग कहां जुड़ जाता है? मेल के साथ। और जल स्नेही भाग कहां जुड़ जाता है? जल के साथ। और सफाई प्रक्रिया संपूर्ण हो जाती। क्लियर? आ गया समझ में? तो यहां पर आपके 4 ही चैप्टर पूरे होते हैं। मोहन जी सर आएंगे और आपको इंपोर्टेंट, वो बोल रहे मैं इंपोर्टेंट प्रश्न बताऊंगा। मैंने बोला इंपोर्टेंट का क्या लेना देना, पर कहनी मैं बताऊंगा। अभी भी आपने 12th क्लास का भी एग्जाम हुआ है, रसायन विज्ञान का। मैं आपको रियलिटी बोल रहा हूं। मुझे 14 साल 15 साल हो गए, मुझे पता है कौन से क्वेश्चन आते हैं। पर एक समस्या रहती है हमेशा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने के बाद आपकी आदत है, ये हमारी भी थी, हमें लगता है सर ने इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए तो हम एक तो मेंटल प्रेशर फ्री हो जाते हैं कि चलो बता दिए अब इसको पढ़ना है बस। और एक हम उन्हीं टॉपिक को पढ़ते हैं, अदर टॉपिक पे ध्यान नहीं देते। और हम केवल एक इत्तेफाक से अगर वो प्रश्न एग्जाम में नहीं आए तो फिर आपका क्या होगा? इसलिए मैं आपको इंपोर्टेंट के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। और अगर भेजूंगा भी तो भी मैं 19 तारीख को रात को भेज दूंगा, ठीक है? आपके ग्रुप में जो पढ़ लेना, अगर भेजता हूं तो। क्लियर है? आ गया समझ में? ये वाला पॉइंट है। अब आ जाओ सिस्टम के ऊपर फटाफट। सिस्टम स्टार्ट करें। चलिए, फर्स्ट आपका हेडिंग है, आपको लिखना नहीं है, ये शायद मैंने नोट्स तो उतरा रखे हैं आपको। आप तो सीधा ये समझ लो कि कैसे अपन को रिप्रेजेंट करना है। मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र के प्रमुख भाग अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। अच्छे से मतलब 3 जो भाग है ना प्रमुख, वो अच्छे से देख लेना। एक तो होता है अंडाशय, एक होता है अंडवाहिनी, एक होता है गर्भाशय और एक होता है योनि। समझ में आ रहा सभी के? इन पॉइंट्स को अच्छे से रिप्रेजेंट कर लेना। जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तब अपन को ऐसे ही क्लासिफाई करते हुए लिखना है ना। मोस्टली होता है क्या है कि अध्यापक पे अच्छा इंप्रेशन डालना भी जरूरी। तो जब आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे तो एक अध्यापक पे बढ़िया इंप्रेशन जाएगा। क्लियर है? अब अपन सीधा बना रहे हैं डायग्राम, देखना सभी स्टूडेंट। ये है आपका कौन सा प्रोसीजर है? ये अंडाशय। अंडाशय के बाद में आता है क्या है? अंडवाहिनी। स्वाभाविक सी बात है, कोई बोलते हैं अंडाशय किसे कहते हैं? जहां पर अंडों का निर्माण होता है, अंडाणु यानी अंडों का निर्माण होता है। समझ में आ रहा? एक्स फॉर्मेशन होता है। अंडवाहिनी मतलब फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब मतलब अंडे इस रास्ते के माध्यम से आगे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? अंडवाहिनी। या फिर ये कह सकते हैं कि ये अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ने का काम कौन करता है? अंडवाहिनी करती है। ये आ गया बीच में प्रोसीजर, कौन सा आया? गर्भाशय। क्या है ये? गर्भाशय। और गर्भाशय के लास्ट में क्या आ जाएगा? योनि। बहुत इजी है, बहुत इजीली डायग्राम बना सकते हो, है ना। कोई प्रोसीजर इतना हार्ड नहीं है जितना आप समझ रहे हो। देखो ध्यान से, डायग्राम आप बना रहे हो कुछ इस तरीके से, फिर फेलोपियन ट्यूब, है ना, आ रहा समझ में? ऐसा डायग्राम आपको बनाना जैसे भैंस का मुंह नहीं होता है, ठीक है? एक वापस से इधर घुमा देना और एक इधर गर्भाशय जोड़ देना। आ रही बात समझ में? तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। हम मोस्टली अटकते कहां पर हैं? कहां पर अटकते हैं? लेबल करने में अटकते हैं। कहां अटकते हैं? लेबल। अब आपको लेबलिंग पता होनी चाहिए। इसे अंडाशय बोलते हैं, इसे अंडवाहिनी बोलते हैं, इसे गर्भाशय बोलते हैं, इसे योनि बोलते हैं। अगर ये आपको पता होगा ना तो आप प्रॉपर रूप से लिख पाओगे।
अगर आपको पता ही नहीं होगा तो फिर आप लिखोगे क्या, और अध्यापक आपको नंबर नहीं देगा। समझ में आया? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है अंडाशय। अंडाशय किसे कहते हैं भाई? छोटा मोटा पढ़ लेते हैं। अंडाशय इंग्लिश में लिखा हुआ मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ये लगभग आपके अगर अंडाशय की बात करें तो कितने पाए जाते हैं? अंडाशय कितने होता है? 2 होते हैं। कितने होते हैं? इसके 2 प्रमुख फंक्शन है। पहला कौन सा है? फॉर्मेशन ऑफ एग, ये अंडों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? प्रोड्यूस हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, अंडरलाइन करके लिख देना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। प्रश्न पूछा जाएगा मादा जनन हार्मोन के नाम बताओ, तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अच्छा, अंडों का निर्माण किस भाग में होता है? तो लिखना अंडाशय। समझ में आ रहा है? हार्मोन आपका 1 नंबर का या आधे नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। आपके तो सारे 1-1 नंबर के ही, अब सदैव जो भी कितने नंबर के हैं, तो 1 नंबर में प्रश्न आ सकता है। कौन सा प्रश्न आ सकता है? मादा हार्मोन के नाम बताओ, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अंडवाहिनी, अंडवाहिनी का काम क्या होता है? अंडवाहिनी भी एक पेड़ पाई जाती है, यानी 2 पाई जाती है, अंडवाहिनी भी 2 होती। इसका काम क्या होता है? अंडाशय को किससे जोड़ने का काम करता है? गर्भाशय से जोड़ने का काम किसका होता है? अंडवाहिनी का होता है। ये कितने सेंटीमीटर होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती, 10 से 12 सेंटीमीटर। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसका प्रमुख फंक्शन क्या है? तो मैंने आपको बताया था, अंडाशय को किससे जोड़ने का काम करती है? यूटेरस से, गर्भाशय से जोड़ने का काम करती है। आ गया समझ में? अंडवाहिनी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है गर्भाशय। गर्भाशय किसे कहते हैं भाई? तो देखो ध्यान से, एक थैलेनुमा संरचना होती है, उसे गर्भाशय कहा जाता है। कहां उपस्थित होती है? मलाशय से ऊपर और मूत्राशय के नीचे। इसका अगर अपन लोकेशन की बात करें तो क्या होती है? मलाशय से ऊपर और मूत्राशय से नीचे की तरफ होती है। इसे क्या बोलते हैं? गर्भाशय। एक थैलानुमा स्ट्रक्चर होता है जो स्ट्रेचेबल है। स्ट्रेचेबल मतलब बड़ा या छोटा हो सकता है। क्लियर है? इसी के अंदर शिशु का निर्माण होता है। बच्चे का निर्माण कहां होता है? इसी भाग में होता है। समझ में आ रहा है सभी के? क्लियर है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका फ्रंट पार्ट तो होता है, कैसा होता है? फ्रंट पार्ट इसका चौड़ा होता है और पिछला वाला भाग इसका सकरा होता है। ये चौड़ा वाला भाग है और ये सकरा वाला भाग। क्लियर है? इसे कहते हैं गर्भाशय। क्या कहते हैं? क्लियर? चलिए अब बात करते हैं योनि की। ये अंतिम भाग होता है, मलाशय मूत्राशय के मध्य एक, ये सब बातें पढ़ जी हैं, कोई लेना देना नहीं इसका। कहां काम आता है? ये प्रसव मार्ग का काम करती है। बच्चे का जन्म होता है तो किस रास्ते, किस माध्यम से होता है? योनि के माध्यम से बच्चा जन्म लेता है। समझ में आ रहा है सभी के? क्लियर है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आपका एक ही मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, बाकी तो आप लिख दोगे। कौन सा पार्ट है वो? मादा जनन हार्मोन कौन से हैं? कौन से हैं? एस्ट्रोजन एंड, याद कर लेना, क्वेश्चन आएगा 101%। क्लियर? यहां पर जाके आपका टॉपिक कौन सा खत्म होता है? अच्छा, एक प्रश्न और है। इसमें लैक्टिक अम्ल का स्त्राव होता है योनि में, इसलिए योनि वाला भाग कैसा होता है? अम्लीय होता है। प्रश्न पूछा जाएगा योनि में कौन से अम्ल का स्त्राव होता है? लैक्टिक अम्ल का। इसलिए योनि का एनवायरमेंट कैसा बन जाता है? अम्लीय बन जाता है। कैसा बन जाता है? अम्लीय। क्लियर? चलो मैं आपको इसका रास्ता समझा देता हूं। सबसे पहले एक्स बनते हैं। कहां बनते हैं? अंडाशय में। अंडाशय से कहां जाते हैं? अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी से कहां पर जाते हैं? गर्भाशय। गर्भाशय में निषेचन होता है। निषेचन मतलब शुक्राणु भी तो आते हैं। नर जनन तंत्र वाला भाग आएगा, शुक्राणु एक तरफ अंडाणु और एक तरफ शुक्राणु, फिर इनका निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? है ना, निषेचन। निषेचन के बाद में क्या होगा? भ्रूण का निर्माण होगा, और भ्रूण के निर्माण के बाद में क्या होगा? शिशु का जन्म होगा। समझ में आ रहा है? ये प्रक्रिया होती मादा जनन तंत्र की। किसकी होती है? नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं, कौन सा? नर जनन तंत्र। अब आप में से अगर कोई स्टूडेंट है जो बोल रहा है गुरुदेव मेरे को नहीं समझ में आया, तो मतलब आपको काजू और बादाम की अत्यंत आवश्यकता है। अपने पिताजी माताजी को बोलिएगा तत्काल प्रभाव से मार्केट से खरीद के लेके आए, क्योंकि आपका दिमाग चल नहीं रहा है ना? इतना इजी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली आगे बहुत ज्यादा गंभीर समस्या आने वाली है। क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग है आपकी कौन सा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन सा? मेल। मेल को याद कर लो ठोटड़ो अच्छे से।
नर जनन तंत्र। प्राथमिक भाग कौन सा होता है? वृक्षण। जैसे वहां पर प्राथमिक भाग था अंडाशय, वैसे यहां पर प्राथमिक भाग कौन सा है? वृक्षण। वृक्षण के बाद में आता है द्वितीयक जनन तंत्र। वृक्षण कोश जो वृक्षण को ढके हुए रहता है उसे क्या कहते हैं? यहां पर, वहां पर था अंडवाहिनी, यहां पर क्या है? शुक्रवाहिनी। देखो कितना इजी। अंडवाहिनी जो अंडाणु को लेके जाती है, शुक्राणु को कौन लेके जाएगा? तो शुक्राणु कहां पर बनेंगे? वृक्षण में बनेंगे। तो अंडाणु कहां पर बनेंगे? अंडाशय में बनेंगे। देखो कितना सिमिलर है अगर एक साथ पढ़ोगे। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में क्या आता है? शुक्राशय। क्या आता है? शुक्राशय किसे कहते हैं? जहां पर शुक्राणु इकट्ठे होंगे। अब ध्यान समझना, अंडाशय जहां पर शुक्राणु बनते हैं, अंडाणु बनते हैं, और वृक्षण जहां पर शुक्राणु बनते हैं। समझ में आ गया? ये अंतर है। शुक्राणु का स्टोरेज कहां पर होता है? शुक्राशय में होता है, जो कहां स्थित होता है? मूत्राशय के जस्ट बगल में, पास में स्थित होता है। ओके। प्रोस्टेट ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि? एक और लिखना मूत्र मार्ग। बस ये छोटे मोटे पॉइंट्स अगर आपने याद कर लिए। लास्ट भाग कौन सा है? शीर्षण। उसका लास्ट भाग था योनि, और इसका लास्ट भाग कौन सा है? शीर्षण। बस बहुत इजी टू अप्रोच कॉन्सेप्ट है। आया समझ में? अगर ये प्रश्न आता है तो आपको ऐसे पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन लिखना पड़ेगा। लिख लोगे? ओके। अब एक एक करके इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला भाग कौन सा होता है? पहले चित्र बनाना सीखो। ये वृक्षण है। क्या है ये? वृक्षण। वृक्षण को जो ढकता है उसे क्या कहते हैं? अधिवृक्षण। ये मैं थोड़ा जूम करके बताता हूं। देखो ये वृक्षण है। क्या है? यहां पर शुक्राणु का निर्माण होता है इस अंडे नुमा आकृति में। इसको जो ढक के रखता है, जैसे केप पहना रखी, जैसे सांप का फन हो, ये क्या है? वृक्षण कोश। क्या है? जो किसको प्रोटेक्ट करता है? वृक्षण को प्रोटेक्ट करता है। किसको? वृक्षण को। इसके जस्ट बाद में आता है, इसके जस्ट बाद में आएगा, चल रहे कहां पर? ये जस्ट इसके अधिवृक्षण हो गया। अच्छा एक चीज और ध्यान में रखना जो मैंने लिखवाई नहीं है, अधिवृक्षण वृक्षण कोश एक ही बात है। वृक्षण कोश जो किसको ढक के रखता है? किसको ढक के रखता है? वृक्षण को। आगे बढ़ते हैं। ये है कौन सी नलिका? शुक्रवाहिनी है। देखो आगे लेके जा रही है। जैसे वहां पर अंडवाहिनी थी और यहां पर क्या है? शुक्रवाहिनी। अगर कोई पूछ ले शुक्रवाहिनी का काम बताओ, तो वृक्षण से शुक्राणु को लेकर कहां जाती है? आगे की तरफ जाती है, और शुक्राशय में शुक्राणु को छोड़ देती है। उसे क्या कहते हैं? शुक्रवाहिनी। आगे बातचीत करते हैं। देखो ये वाला भाग है मूत्राशय। इस मूत्राशय के ऊपर से निकल रही ये मूत्राशय। क्या है? मूत्राशय। यहां मूत्र इकट्ठा होता है, और ये है आपका शुक्रवाहिनी। यहां से शुक्राणु आगे की तरफ जा रहे हैं। समझ में आया सभी के? आगे बढ़ते हैं। इसे मूत्राशय कहते हैं। मूत्राशय के जस्ट नीचे वाला भाग होता है, इसे क्या कहते हैं? शुक्राशय कहते हैं। देखना अब इस डायग्राम को समझ लो, फिर मैं बना देता हूं शॉर्ट में। ये वृक्षण यहां से एक इसे क्या कहते हैं? शुक्राशय। इसे क्या कहते हैं? शुक्राशय। समझ में आ गया? अब देखना ध्यान से, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये है मूत्राशय, और ये मूत्राशय की पाइपलाइन दे रखी, जैसे नल फिटिंग वाले नल की पाइपलाइन लगाते हैं, वैसे ये पाइपलाइन निकली हुई है। अब देखना ध्यान से, ये पाइपलाइन आगे जा रही है, पर शुक्रवाहिनी तो यहां पर आगे खत्म हो गई। अब शुक्राणु आगे कैसे जाएंगे? तो अब मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखना। यहां से मूत्राशय, और ये मूत्राशय वाली ही जो है ना ये नली, इसी नली में आगे कौन जाता है? शुक्राशय भी जाते हैं। यानी कॉमन नली है। एक समय पर मूत्र भी जा सकता है तो शुक्राणु भी जा सकते हैं। समझ में आ गया? ये कॉमन पाथ है। कौन सा पाथ है? ये वाला। आ गया समझ में? तो अब अपन शुक्रवाहिनी नहीं लिखेंगे, अब अपन लिखेंगे क्या? मूत्रवाहिनी। कौन सी वाहिनी लिखेंगे? ये कौन सी वाहिनी होती है? मूत्रवाहिनी। लिखा हुआ है। ये देखो ये वाला भाग आगे गया, ये हो गया आपके कंप्लीट। देखो ध्यान से है? यहां से आ रहा है मूत्र, और यह वाला भाग से यहां से जुड़ जाएगा शुक्राणु। ये कॉमन पाथ हो गया। आगे जाके ये शीर्षण है। क्या है ये? और ये मूत्र मार्ग, यहां से मूत्र बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? आ गया समझ में? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अब आप में से कोई स्टूडेंट बोले कि गुरुदेव हमसे डायग्राम नहीं बनते, तो मैं फिर से आपको बोलूंगा, आपके मम्मी और पापा को बोलना कि काजू और बादाम तत्काल प्रभाव से
खिलाए। ये है पूरा डायग्राम। ये आपका मलाशय क्या है, ये मल द्वार है, ये मूत्र मार्ग है, ये मूत्र द्वार है। समझ में आया सभी के? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से माइंड में बिठा लेना। क्लियर है? अब मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं डायग्राम कैसे बनाना है। देखो ध्यान से, ये वृक्षण, ओके, बहुत इजी है, ज्यादा दिमाग नहीं, और साफ सुथरा डायग्राम साइंस वाले नहीं बनाते। एग्जाम में कौन सा साफ सुथरा बनाएंगे, वहां तो अपन लेवल बनाएंगे, लेबल सही देंगे, बाकी डायग्राम कैसा भी बने चल जाएगा। क्लियर है? अब यहां से इसके ऊपर एक कैप पहना दो, पहना दी, यहां से एक पाइपलाइन निकाल दो। क्लियर है? अब सर ऐसी आड़ी टेढ़ी दे, मैं मर्जी हो ऐसी बनाओ, कोई लेना देना नहीं। क्लियर है? इसको ऐसे घुमा के यहां पर ले आना। क्लियर है? यहां पर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना देना। कौन सा स्ट्रक्चर होगा भाई, कौन सा स्ट्रक्चर है? शुक्राशय। यहां पर एक और बड़ा स्ट्रक्चर बना देना। कौन सा होगा ये? कि सर गोल बनाए तो चलेगा क्या, तो वह मर्जी हो वैसा बनाओ, एप्पल जैसा बनाओ, संतरे जैसा बनाओ, तरबूज जैसा बनाओ, तो मर्जी हो वैसा बनाओ। क्लियर है? यहां से एक पाइपलाइन निकाल देना। निकाली? कौन सी पाइपलाइन होगी भाई? मूत्रवाहिनी। इस है ना मूत्रवाहिनी, इसी को किससे जोड़ देना? कुछ आया समझ में? अब तो क्लियर हो गया। फिर इसको यूं घुमा देना। ठीक है? ये हो गया आपका मूत्र मार्ग। ठीक है? ये आपका मूत्र मार्ग बन गया। क्लियर है? ये मूत्र मार्ग। अब आता है लेवल डायग्राम। देखना, ये वृक्षण, ये अधिवृक्षण, वृक्षण कोश, ये शुक्रवाहिनी, ये मूत्राशय, ये मूत्रवाहिनी, ये शुक्राशय, ये शीर्षण, और ये मूत्र मार्ग। बस हो गया डायग्राम। अब तुम क्या स्ट्रक्चर बनाओगे वैसा, यूं यूं यूं, क्या लेना देना उस स्ट्रक्चर से? आया समझ? क्लियर है? हर सिस्टम का एक लेवल डायग्राम होता है। जितने अच्छे से आप लेवल डायग्राम बनाओगे ना, उतने अच्छे से आपको एग्जामिनर नंबर देगा। आ गया समझ में? क्लियर है? अब मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं, लिख देना। वृक्षण का काम क्या होता है भाई? एक जोड़ी पाए जाते हैं। अब देखो ध्यान से, जैसे वहां अपन ने बोला था अंडाशय का काम क्या होता है? अंडाणु का निर्माण करना। और बोलो ना रे, हार्मोन का स्त्राव करना। कौन सा हार्मोन था? ये टेस्टोस्टेरोन है। वहां कौन सा था? एजेस्ट्रोन, और वो था मादा का। यहां कौन सा है? तो प्रश्न पूछा जाएगा, नर जनन हार्मोन का नाम बताओ। टेस्टोस्टेरोन। कुछ आ रहा है समझ में? क्लियर है? ये हो गया आपके वृक्षण। आगे बातचीत करते हैं। वृक्षण कोश, ध्यान समझना। वृक्षण कोश वृक्षण को स्थिर रखने का काम करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, शरीर का तापमान जो होता है, ध्यान से समझना, शरीर का तापमान ज्यादा होता है, हमें कम तापमान की आवश्यकता पड़ती है। किसके निर्माण में? शुक्राणु के निर्माण में। वो कम तापमान कौन प्रोवाइड कराता है? वृक्षण कोश। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लिख लेना। वृक्षण कोश तापमान को कम करने का काम करता है, जिस स्थिति में वृक्षण कोश में शुक्राणु का निर्माण हो सके। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में क्या आएगा? शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी तो पता है तुम्हें क्या होती? देखो आगे मैंने लिखा भी है, शुक्रवाहिनी मूत्रवाहिनी के साथ में मिलकर एक संयुक्त नली बनाती है, अर्थात मूत्र और शुक्राणु दोनों एक मार्ग में प्रवाहित हो सकते हैं। एक ही मार्ग है, कॉमन पाथ। समझ में आ गया सभी के? ये हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। शुक्राशय। शुक्राशय तो तुम्हें पता है क्या होता है? शुक्राशय क्या होता है? जहां पर शुक्राणु को इकट्ठा किया जाता है, थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? थैलीनुमा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा लिख लेना। ये वाला पॉइंट लिखने की कोशिश करना भाई, इंपॉर्टेंट है। इसमें एक तरल पदार्थ का स्त्राव होता है जो शुक्राणु को गति व ऊर्जा प्रदान करता है। प्रश्न पूछा जाएगा, शुक्राणु को गति व ऊर्जा प्रदान किस भाग में की जाती है? तो कौन से भाग में की जाती है? शुक्राशय। अभी तक डेड थे वो, यहां आके एक्टिव हो जाते हैं, यहां पर आके एक्टिव हो जाते हैं। आ गया समझ में?
ये वाला प्रोसीजर था आपका पूरा पूरा जो मैंने बता दिया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड, यह एक बाहरी स्त्रावी ग्रंथि होती है जो शुक्राशय में बनने वाले तरल पदार्थ के निर्माण के लिए उत्तरदायी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न एक और आया, जो वो तरल पदार्थ था जिसकी वजह से शुक्राणु को गति मिली, ऊर्जा मिली, वो किस वजह से मिलती है? प्रोस्टेट ग्रंथि। जो कौन सी ग्रंथि है? बाहरी स्त्रावी ग्रंथि है। बाहरी स्त्रावी ग्रंथि मतलब एक होती आंतरिक, एक होती बाहरी। प्रश्न पूछा जाता है प्रोस्टेट ग्रंथि किस प्रकार की स्त्रावी ग्रंथि है, आंतरिक या बाहरी? तो आपको बोलना बाहरी। कौन सी है? बाहरी। आ गया समझ में? क्लियर है? बादल है, बादल देख लो बेटा, मोटे किलो पाड़ी रू बादल है, ठोटड़े कबूतर उड़ जाना है, ध्यान रखना, पता भी नहीं चलेगा। ये मूत्र मार्ग तो समझ में आता है, शीशन अंतिम भाग होता है। ठीक है, चलिए अब मैं इसका जो आपको पाठ है वो बता रहा हूं। वृक्षण से शुक्राणु बनते हैं, है ना? शुक्राणु में वृक्षण कोश होता है, वृक्षण कोश के बाद शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी के बाद शुक्राशय, शुक्राशय के बाद मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी के बाद शीशन, और शीशन के बाद निषेचन होगा। शीशन के बाद कहां जाएगा? ये कहां जाएगा? मादा जनन भाग में जाएगा, वहां जाएगा गर्भाशय में, गर्भाशय में उसका निषेचन होगा, निषेचन के बाद भ्रूण का निर्माण होगा, भ्रूण के निर्माण के बाद एक नवजात शिशु का निर्माण होगा। ये प्रक्रिया है। समझ में आया सभी को? क्लियर? ये वाला टॉपिक है। ओके, अब आ जाओ, कौन सा तंत्र है? लिखो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम फटाफट। अरे लिखना नहीं है, मतलब देखो, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अरे सुनो रे, मैं आपको फिर कह रहा हूं, ध्यान से सुन लो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं आपके एग्जाम में, पूछे जाने 101%। अब बात करते हैं इसका प्रमुख भाग। इसको याद कैसे करना है मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूं, वैसा आप याद कर लेना। क्लियर? पहला आता महाशिरा। कैसे याद करना है? महाशिरा। इसके बाद आता महाशिरा के बाद एक और टॉपिक है महाशिरा महाधमनी। ऐसे याद करना, महाशिरा महाधमनी, फुसफुस धमनी, फुसफुस शिरा, आलिंद निलय, बाया दाया, बाया दाया, कपाट, त्रिवलन कपाट, त्रिवलन कपाट। बस हो गया। एक तो महाशिरा महाधमनी, फुसफुस धमनी, फुसफुस शिरा, आलिंद निलय, बाया दाया, कपाट, त्रिवलन कपाट, त्रिवलन कपाट। आ गया समझ में? अब इसका बनाएंगे लेबल डायग्राम। लेबल डायग्राम की प्रैक्टिस सब जनों को करनी। अभी मेरे साथ के साथ ही करते जाओ अपनी कॉपी में, देखो अभी बन जाएगा। अच्छा, एक चीज और बाद में करना। एक होता है अशुद्ध रक्त, देखो ध्यान से देखना सभी स्टूडेंट। एक होता है शुद्ध रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, वो रास्ता, और एक शुद्ध रक्त आने का रास्ता। ये दोनों आपको याद होने चाहिए। आया समझ में? कौन सा भाग है जिसमें शुद्ध रक्त जाएगा और कौन? गायरी बेटे की गार्डन है, बगीचो है, पागल आदमी 2.5 घंटा भी गया मैंने भाई। ओ अरे आधी छुट्टी भी गई, छोड़ी का नहीं रही, मास्टर वे ले विंडो आज नहीं छोड़े है कहीं नहीं। एक दिन काले नहीं आओ, काले वैसे बुला कौन रहा है तुम? तो अपन बात कर रहे हैं कौन सा रक्त है? इम्प्योर ब्लड। सबसे पहले कौन जाएगा? आंतरिक भाग। स्वाभाविक सी बात है, प्योर ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होती, तो जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों तक ऑक्सीजन जाती है, फेफड़ों के बाद वो रक्त के ऊपर बैठकर पूरे शरीर में प्रवाहित होती है, उसी को ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। हमारे हार्ट में ब्लड कितनी बार आता है? 2 बार आता है, इसलिए हमारा हार्ट कौन सा? दोहरा परिसंचरण तंत्र। कौन सा तंत्र है? दोहरा परिसंचरण तंत्र। पहला आता है आंतरिक भाग, आंतरिक। अब ये याद कर, महाशिरा, ऐसे शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, याद कैसे करना। महाशिरा अशुद्ध रक्त को लेके जाती, तो स्वाभाविक सी बात है महाधमनी किसको लेके जाएगी?
यहां पर शिरा है, अगला आएगा धमनी, फुसफुस धमनी, ऐसे अपोजिट याद करना। महाशिरा याद कर लो, शिरा का अपोजिट धमनी, तो फुसफुस धमनी वर्ड यूज आने वाला। कौन सा वर्ड आएगा? देखो ध्यान से, वहां पर कहां जाएगा? आलिंद में। आलिंद के बाद कहां जाएगा? त्रिवलन कपाट। अशुद्ध रक्त के लिए है त्रिवलन कपाट, और शुद्ध रक्त के लिए कौन सा होगा? त्रिवलन कपाट। आलिंद के दो भाग हैं, तो एक राइट में जाएगा अशुद्ध रक्त और लेफ्ट में जाएगा शुद्ध रक्त। ये सब याद होना चाहिए। क्लियर है? अब देखना आगे, इसके बाद आता निलय। इसके भी कितने भाग है? निलय के दो भाग, राइट में इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड कहां आएगा? लेफ्ट में। याद कर लेना। क्लियर है? आगे कर रहे हैं, फुसफुस धमनी। देखो याद है, शिरा उसका अपोजिट धमनी। यहां महाशिरा है तो यहां पर फुसफुस धमनी होगा। आ गया समझ में? क्लियर है? ये हो गया। इसके बाद में कहा जाएगा? फाफड़े में। फाफड़े मतलब फेफड़े में। आ गया समझ में? क्लियर? ज्यादा नहीं बेटा, यहां केवल मजाक करने का हक किसको दे रखा है? आपका काम है केवल थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना। अगर आलू नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी अप्लाई करिए तो बेटा 2-2 रूम है, पता नहीं चलेगा। धाम दिम हो भैयो, जाने में चलने में समस्या नहीं कर दूं तो मेरा नाम अंकित दीक्षित नहीं। तुम्हें विश्वास नहीं होता एक बार आके देखो। बोलते ना, एक बार वो क्या, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। एक बार बढ़िया खाना खाओ मेरे हाथ से मस्त वाले, फिर विश्वास करो कि मार साहब कह रहे चुप रहो तो चुप रहना है, वरना यो आदमी दूजा मार साहब हरी को नहीं, आदमी खराब है। वैसे भी मेरे नाम के आगे लिखा जाता है खराब आदमी। अब इसकी परिभाषा बोलते ना, सप्रसंग व्याख्या करनी, तो कभी मेरे से अकेले में मिलो। धाम देव समस्त प्रकार के देवी देवताओं के दर्शन हो जाएंगे यार, सच्ची बात क्या। भगवान नहीं मानो नहीं भगवान नवी कशा और भी भगवान नवी कशा और भी भगवान, अगरबत्तियां नारियल में। फिर पिताजी के फोन लगा, पिताजी और कुटो, फिर दिमाग खराब कि आदमी हमारा भाई जी खराब, दे धाम। समझ रहे हो ना कि यहाँ तो दोनों है, आदमी जाति खराब। फिर कांच में जाके अपने आप को दिखा रहे आप भी आदमी से। मोरल ऑफ द स्टोरी, हम भी खराब। ठीक है, तो ऐसा क्रियाकलाप नहीं कर रहा। अब देखो ये तो हो गया कौन सा ब्लड? अशुद्ध ब्लड। अब अपन बात करेंगे कौन सा ब्लड है? शुद्ध। तो थोड़ा शुद्ध के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला आएगा फेफड़े। स्वाभाविक सी बात है, शुद्ध रक्त कहाँ? ऑक्सीजन ऊपर मुख की सहायता से अपन लेंगे, तो फेफड़े पहला भाग क्या होगा? फेफड़े। फेफड़े के बाद अब याद कर लेना, यहां फुसफुस शिरा है, यहां पर शिरा है, तो महाधमनी वर्ड यूज होगा। कौन सा वर्ड यूज होगा? ऐसे याद कर लेना। यहां पर त्रिवलन कपाट था, तो यहां पर द्विवलन। यहां पर भी आलिंद आएगा क्योंकि आलिंद के दो भाग है। निलय यहां पर भी आएगा क्योंकि दो भाग है। फुसफुस धमनी की जगह आ गया फुसफुस शिरा। महाशिरा की जगह आएगा महाधमनी। आंतरिक भाग की जगह आएगा बाहरी भाग। कोई समस्या? बाहरी वैसे आ गया, फाफड़े लिखा हुआ। फिर उससे आलिंद, आलिंद के बाद द्विवलन कपाट, द्विवलन कपाट के बाद निलय, निलय के बाद महाधमनी, महाधमनी के बाद आंतरिक भाग। बताओ कोई समस्या? क्लियर है? अब बना लेते हैं इसका लेबल डायग्राम। कौन सा डायग्राम? फटाफट बनाना मेरे साथ के साथ। सबसे पहले एक ऐसा डायग्राम बना लो जैसा आपको नेट में और इंटरनेट पर और फोटो बताया जाता है दिल का, वैसा फोटो नहीं होता। वो बताया जाता ना वो जोरदार तरीके से, ऐसे यूं 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 ऐसे, फिर ऐसे तीर निकलता है? फिर ऐसे ब्लड गिरता है, टेन टेन टेन। ऐसा नहीं होता दिल। दिल ऐसा नहीं होता। दिल होता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर? अगर आप दिल किसी का नेट पर अवेलेबल है, आप किसी का दिल अगर धड़कता हुआ देख लोगे तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। जैसे एक पिक्चर आई थी कंतारा करके, उस फिल्म में एक महिला पात्र था जो भूत बनती, उसका दिल धड़कता रात को 2:30-3 बजे। एक जंगल सा है, जंगल में झाड़ियां में कुछ आवाज आ रही है, टप टप टप। पास में जाके एक्टर देखता है तो उसका दिल धड़क रहा। सोचो रात के 2:30 बजे, बाल खुले हुए महिला, और उसका दिल देख लिया वो भी धड़कता हुआ, तो ये ऐसा दिल नजर ही जाई बटे।
है? तो ऐसा दिल नहीं होता जैसा कि बताया हुआ है ना। ये कुछ ऐसा डायग्राम बना लिया, इसमें एक और वो चढ़ा दो लेयर। हमारा जो हार्ट होता है वो डबल लेयर होता है, दोहरी परत वाला होता है। कैसा होता है? दोहरी परत वाला। इसके दो भाग कर लो। कितने भाग कर लो? दो पार्टीशन में बांट दो इसको। कितने पार्टीशन में? एक पार्टीशन बड़ा कर दो, एक पार्टीशन थोड़ा छोटा कर दो। एक पार्टीशन बड़ा और एक पार्टीशन छोटा। ठीक है, आगे इसके वापस चार भाग कर दो। कितने भाग कर दो? चार भाग। ठीक है, कुछ ऐसे चार भाग कर दो। ओके, 1 2 3 4। इस वाले भाग में लिख दो आलिंद, 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 निलय, निलय। आलिंद बायां, सॉरी दायां, राइट, बायां, लेफ्ट। फिर निलय दायां और निलय बायां। ये कपाट है, इसका नाम क्या? इन दोनों को जो अलग करता है उसका नाम क्या? द्विवलन कपाट, सॉरी त्रिवलन कपाट, ट्राइकैप्सिड वॉल, त्रिवलन कपाट। ओके, त्रिवलन कपाट है ना, त्रिवलन कपाट। और जो उसको अलग करेगा वो द्विवलन कपाट। इसे अपन बोलेंगे क्या? यहां पर लिख लेना द्विवलन कपाट। कौन सा कपाट? ऐसे बहुत इजी डायग्राम है, बना सकते हो आप, है ना, द्विवलन कपाट। आगे लिख दिया, देखो द्विवलन कपाट। अब देखना ध्यान से, अब मैं पाइपलाइन दे रहा हूं, दो तो ऊपर दाएं आलिंद में दो और दाएं और बाएं आलिंद में दो, चार पाइपलाइन है मुझे देनी है। गायरी बना ले रहे ठोटड़े फर्जी। तो एक मुक्के में साउथ का मुक्का खाया कभी? दीवार के अंदर घुस जाएगा तू, है ना। दो पाइपलाइन इधर और दो पाइपलाइन उधर बना ली। चलो आगे देखना ना सभी। एक टी बनाओ, टी। कौन सा टायर, कौन सा बनाओ? टी। सामान तो ले आए अपन, पाइपलाइनें भी दे दी, अब जोड़ना है। फिर ब्लड को फ्लो करा के देखना है कि लीकेज तो नहीं हो रहा है। ठीक है, जोड़ दिया। बादल, इसका नाम क्या? जो आधा एस आपने लिखा, इसका नाम क्या? महाधमनी। लिख लेना साथ के साथ, महाधमनी। लिख लिया, महाधमनी। ओके, ऊपर आ रहा फेफड़े। क्या आ रहा है? फेफड़े, जस्ट ऊपर। ये फुसफुस धमनी चल रही है। ठीक है, बना लोगे। एक और जोड़ रहा हूं स्ट्रक्चर, ये है महाशिरा। क्या है ये? ये महाशिरा, ये आंतरिक भाग, ये वाला है महाशिरा। आया? ये आंतरिक भाग। ठीक है, देखो ध्यान से, इस वाली पाइपलाइन को भी जोड़ना है। ये फुसफुस शिरा, इससे जोड़ देना। और ये जो आधा एस बनाया था इसको आंतरिक भाग से जोड़ देना। क्लियर? ओके, ये डायग्राम है आपका पूरा का पूरा। बना लोगे, 2 से 4 बार प्रैक्टिस करना, बन जाएगा। अब देखो ध्यान से, अशुद्ध रक्त कैसे फ्लो करता है इसको बता रहा हूं मैं। तो ये अशुद्ध रक्त कुछ इस तरीके से जाता है। पहले कहां जाता है? महाशिरा। महाशिरा से कहां पर जाता है? दाएं आलिंद। दाएं आलिंद से कहां पर जाता है? त्रिवलन कपाट खुलता है। त्रिवलन कपाट से दाएं नीले, दाएं नीले से फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी से फेफड़े के मार्फत बाहर निकल जाता है। क्लियर है? अब बात करते हैं शुद्ध रक्त। फेफड़े से चालू होता है, फेफड़े से कहां पर आता है? फुसफुस शिरा। फुसफुस शिरा से कहां पर जाता है? बाएं आलिंद। बाएं आलिंद के बाद द्विवलन कपाट खुलता है। फिर कहां जाता है? निलय के बाद कहां पर जाता है?
धमनी, और महाधमनी के मार्फत कहां चला जाता है? आंतरिक भाग। ये पूरा रास्ता है। और आपको इस तरीके से अगर रिप्रेजेंटेशन आप देते हैं तो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। आ गया समझ में? क्लियर? चलिए अब देखो, मैं आपको ये और शॉर्ट में बता देता हूं, देखना। सबसे पहले एक ऐसा हार्ट बनाया, ठीक है, इसके 2 भाग किए, फिर इसके 4 भाग किए। कितने भाग किए? इसका नाम है, इसका नाम क्या? राइट एट्रियम। एट्रियम मतलब लेफ्ट एट्रियम, एट्रियम मतलब आलिंद। राइट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल मतलब निलय। लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल मतलब निलय। यह है ट्राइकैप्सिड वॉल। कौन सा वॉल है? और यह है बाइकैप्सिड वॉल। कौन सा वॉल है? बाइकैप्सिड। द्विवलन का पार्ट। कौन सा का पार्ट है? 2 पाइपलाइन यहां, 2 पाइपलाइन यहां, 2 पाइपलाइन यहां, 2 पाइपलाइन यहां। आ गया समझ में? इसका नाम क्या? महाशिरा। क्या नाम है? ये आंतरिक भाग, इनर पार्ट, इनर पार्ट। और इसका नाम क्या है? महाशिरा। इसे इंग्लिश में क्या है? वेना केव। क्या कहते हैं? वेना केव। महाशिरा, महाशिरा। क्लियर है? अब यहां पर टी बनाना है। क्या बनाना है? एक तरफ बंद करना है। ये कहां खुलेगा? कहां खुलेगा? राइट वेंट्रिकल मतलब दाया निलय। ये है फुसफुस, ये शिरा है, तो ये फुसफुस धमनी, पल्मोनरी आर्टरी मतलब फुसफुस धमनी। याद हुआ? क्लियर? ये है आपका लंग्स। क्या है ये? लंग्स से आगे बढ़ते हैं, ये वापस पार्ट, ये पाइपलाइन। जोड़ दोगे? ठीक है। इसका नाम क्या होगा? अगर इसका नाम फुसफुस धमनी है तो इसका नाम फुसफुस शिरा। एक आधा एस और बनाना बाकी रह गया। ये आधा एस बना दिया। कहां खुलेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल, बाएं निलय में। ये बाएं निलय में। और इस वाले पार्ट को कहां जोड़ दो? आंतरिक भाग में। बताओ कोई समस्या? बन गया डायग्राम? नहीं बना? ओके।